अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। 2 दफ़ा की चैंपियन को चने चौंका दिए और कोयटा ने। और हमारे पास सिर्फ हमारी कम्युनिटी के कुछ चंद लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारा दिन इससे स्टार्ट होता है, हमारा दिन इससे ख़त्म होता है। 5 साल तो कंप्लीट करती हुई नजर नहीं आ। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज मंगल का रोज़ है और मौसम यकसर कुछ तब्दील होता मुझे दिखाई दे रहा है पूरे मुल्क में ही। बहुत ज़्यादा अब सर्दी वो कड़ाके वाली नहीं कहा जा सकता, सर्दी है पर उतनी नहीं है। तो आज का दिन जैसा कि मैंने कहा कि मंगल का रोज़ है और अक्सर लोग मंगल को भी काफ़ी सदका खैरात करते हैं ताकि दिन का आगाज़ अच्छा हो। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ सदका दे के घरों से निकलें, बच्चों को स्कूल भेजते हुए कुछ पैसों पर उनका हाथ लगवा कर किसी मुस्तहिक को दे दें। ये बहुत ज़रूरी होता है, बलाएँ टालता है सदका। तो मेरी ये कोशिश होती है, उम्मीद है कि आप लोग भी यही कोशिश करते होंगे। अब हम अच्छी बात से शो का आगाज़ करते हैं। कहा है क्या खूब शायर ने, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इक़बाल का ये बड़ा मशहूर शेर है और इस बात की तर्जुमानी करता है कि हर शख्स को यकसा मौक़े मिलने चाहिए, वसाइल पर सबका बराबर हक़ है। ये ना हो कि कोई चीज़ अमीर के लिए तो मौजूद हो, गरीब की इस्तिताअत से बाहर हो। और ये हुक्मरान है जिन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये जो कंपैरिजन है या फिर ये जो फ़र्क है, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। नीयत अगर होगी तो सब कुछ हो सकेगा। और अभी हुकूमत जो है वो उस तरीके से अपनी फॉर्मेशन के मराहिल में ही है। अभी नोक पलक अभी भी ठीक की जा रही है, वाज़े तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा, मुलाकातें अलबत्ता अपने उरूज पर हैं। तो देखते हैं आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है। तो इसी पैगाम को हम आम करते हैं कि ये जो फ़र्क है ना, ये हम अगर अपनी आम जिंदगियों में भी कोशिश करें कि इसे कम कर दें। जो खुद खाते हैं वो अपनी मेड को भी खिलाएं, जो हमारे घर में हमारे साथ होती है, हमारे बच्चों का हमारा ख्याल रखती है। आज आलमी यौम समाजी इंसाफ मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी की तरफ से गुर्बत के खात्मे और रोज़गार के भरपूर और यकसा मौक़े पैदा करने पर किए गए इक़दामात को उजागर करना है। 2009 में पहली मरतबा इस दिन को बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाया गया था। इसके बाद से अब तक इस दिन को हर साल बाकायदगी से मनाया जा रहा है। तो इस दिन दुनिया भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी हम देख रहे हैं कि तकरीबात का इनेकाद भी होता है। इस चीज़ को उजागर किया जाता है कि हमें अपने इर्द गिर्द वालों का इस तरीके से ख्याल रखना है, इंसाफ पर बात होनी चाहिए। ये थी आज की अच्छी बात और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। आम इंतखाबात को 12 रोज़ होने को आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत की तश्कील से मुतालिक एक पेज पर ना आ पाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के साया मुआशी अदम इस्तेहकाम की जानिब इशारा कर रहे हैं। आलमी रेटिंग्स एजेंसी फिंच ने IMF की नई जो किस्त है उससे मुतालिक खदशात का इजहार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे से पैसे ना आए तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तमाम अफराद बराबर हैं, यकसा मौक़े सबका हक है, लेकिन पाकिस्तान में ख्वाजा सराब वो लोग हैं जिन्हें आज भी ये हकूक़ हासिल नहीं है। आलमी यौम समाजी इंसाफ पर ख्वाजा सराओं की हालत ज़ार पर बात होगी। कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक पाकिस्तानी नौजवान ने साबित कर दिखाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से कम उम्र तरीन ग्रेजुएट का एजाज़ हासिल करने वाले मोहम्मद रयान आज होंगे हमारे मेहमान। और ख्वाजा नाफे के बल्ले ने लाहौर कलंदर्स का काम तमाम कर दिया। PSL 9 के चौथे टाकरे में लाहौर कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो आज शो में ज्वाइन करने वाले हैं। उनसे बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से हम भी फ़ायदा उठाएंगे, आप तक भी पहुंचाएंगे। अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो हैशटैग लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का हदफ दिया था, जिसे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। ट्रेंड में सारिफीन कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत पर जश्न मना रहे हैं, जबकि ख्वाजा नाफे की उम्दा बैटिंग पर उन्हें दाद देते नजर आ रहे हैं। इस टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं। और अगर दूसरे ट्रेंड की बात की जाए तो वो भी PSL से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यंगस्टर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं, इंटरनेशनली नहीं खेला लेकिन जितना खेल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। मैं ख्वाजा नाफे की बात कर रही हूँ, ये भी ट्रेंड बने हुए हैं।
और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज हैं नाफे, जिन्होंने अपने बल्ले से सबको अपना गर्विदा कर लिया है। ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया, जबकि शानदार बैटिंग पर शाहीन आफरीदी ने अपना बैट कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया है। तो इस ट्रेंड में सारिफीन नए टैलेंट के सामने आने पर उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जबकि उनकी खूबसूरत जो उनको तोहफा शाहीन ने दिया उस पर भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। 10,000 से ज़ायद सारिफीन जिन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया, शुक्रिया का जवाब दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। तो ये जनाब सूरत हाल है और होप सो आगे फ्यूचर में यही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तानी टीम में अपने मुल्क को सर्व करेंगे। अच्छा लग रहा है कि अपने ब्रांड से हम लोग टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अब आते हैं जनाब इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात के इनेकाद को आज 12 यौम मुकम्मल हो गए। अब तक कोई भी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला दो बड़ी जमातों नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय होना है, लेकिन ताहाल नहीं हुआ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा होंगे ताकि तमाम रिजर्व सीट्स मिल जाएं। इसी सारी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा अली गौहर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि अभी 12 रोज़ हो गए हैं, क्या मामलात आप लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि अभी नोक पलक ही ठीक हो रही है? क्या सूरत हाल है, को अंदर की खबर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि आपने देखा है कि ऑलमोस्ट अगर सूबों की हद तक बात करें तो पंजाब में PMLN को जो है वो अक्सरियत हासिल हो चुकी है और PMLN हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मरकज़ में जो किसी भी एक सिंगल पार्टी को जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं है और सबका द्वार में भी जो है वो कोalition गवर्नमेंट्स बनती रही हैं और अब भी यही देखा जा रहा है कि इसमें कोalition गवर्नमेंट बनेगी और उस सिलसिले में जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं। ख़ास तौर पर PMLN और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जो इस वक्त दो बड़ी पार्टीज हैं और इनकी आपस में जाहिर है PMLN की तरफ से भी कमेटी बन चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, तो मुशावरत का सिलसिला जारी है। हतमी राय तो वही देंगे जब ये कमेटीज जो हैं अपने सिफारिशात जो हैं वो मुतलका सीनियर लीडरशिप के पास रखेंगी और उसके बाद सीनियर लीडरशिप जो है वो इन पार्टी की और ख़ास तौर पे वो पार्टी जो इस इत्तेहाद में शामिल होना चाहती है उनके साथ मुशावरत के बाद ही सामने आएगी। तो अभी तो तक कोई अली साहब ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर बारहा कह चुकी है कि हमने मिनिस्ट्रीज नहीं लेनी, हम पार्लियामान का हिस्सा तो होंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। क्या आप लोग क्या उन्हें कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज भी लें? कहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है? अब जो शहबाज शरीफ है उनको वज़ीर आज़म का वोट क्या देंगे पीपल्स पार्टी वाले? हुकूमत में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग उनके बगैर हुकूमत क्यों नहीं बना लेते? देखिए, बात यह है कि जिस तरह के मुल्की हालात हैं, जिस नहज पर पहुंच चुके हैं और जो पिछली हुकूमत के 4 साल थे उसमें जिस तरह से मुल्क में सियासी इंतशार और वो इंतशारी कार्रवाइयाँ अभी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रही, वो किसी न किसी सूरत में पनप रही हैं। आपने देखा है कि PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनकी हैंडलिंग बाहर से होती है उन पर अब भी वो 9 मई वाले बयानिए की बातें की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहती हैं, जो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी चाहती हैं और उनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी भी है, उन तमाम पार्टीज को इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। कोई एक पार्टी हुकूमत बना ले और कोई पार्टी इसको सपोर्ट कर दे तो मैं समझता हूँ कि वो फिर जब उनकी काबीना में नुमाइंदगी नहीं होगी और उस पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, तो एक तो वो मुशावरत का अमल जो मईशत की बेहतरी के लिए, जो कानून साजी के लिए होना है, वो मतलब है कि उस तरह से उसके नताइज नहीं दिए जा सकते जिस तरह से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर शामिल। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि इन बड़ी पार्टीज जो है इनके मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज
अमल की तरफ बढ़ने चाहिए। और उसमें जाहिर है कि नून लीग एक संजीदा किरदार अदा कर रही है और तवक्को की जाती है कि इसमें पीपल्स पार्टी भी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। अच्छा, क्या ये तासुब दुरुस्त है कि नवाज लीग को अंदाज़ा है कि हुकूमत करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहती है? इतलात ये भी है क्योंकि कि नवाज लीग के अंदरूनी हल्के ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग को बंद गली में पहुँचा दिया है और मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी सबसे अच्छी सियासत कर गई है। देखिए, बात ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर है कि अगर पीपल्स पार्टी कोई जिस तरह से कि आपने बात की है, अगर ऐसा सोच रही है तो उसके बारे में तो पीपल्स पार्टी खुद ही कोई वजाहत कर सकती है। लेकिन जहां तक मैंने अर्ज किया है कि मुल्क के जो सियासी हालात हैं, जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, वो इस चीज का तकादा करते नजर आते हैं कि तमाम पार्टी जिनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी है उनको और जो संजीदा हैं कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालना चाहते हैं, उन पार्टीज को हुकूमत में नुमाइंदगी हासिल करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के हालात इस बात का तकादा करते हैं। कोई एक सिंगल पार्टी, अगर नून लीग की बात करें, नून लीग के पास भी या पीपल्स पार्टी के पास भी वो मेजॉरिटी नहीं है कि वो एक सिंगल पार्टी के तौर के ऊपर हुकूमत बना सके। तो लिहाजा इस इत्तेहाद में इन दो बड़ी पार्टी का शामिल होना जरूरी है। अली साहब, पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत बन भी गई तो इंतहाई कमज़ोर होगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी तो रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, मुमकिन है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। पंजाब में फिर क्या होने जा रहा है, ये भी बताइए। नहीं, देखें, बुनियादी तौर पर नून लीग जो है वो पंजाब में एक अक्सरियती पार्टी बन चुकी है और जाहिर है ये पहले पीटीआई, उसके बाद वो एक और पार्टी का नाम लिया जा रहा था कि उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और उनमें से आपने देखा है कि कुछ, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये आज़ाद अरकान है और उनमें से भी कुछ लोगों ने तो पीएमएलएन में या दीगर पार्टीज में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि चाहे वो स्पेशल सीट्स कोई हरबा इस्तेमाल करके हासिल करते भी हैं तो वो इतनी मेजॉरिटी उनके पास नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। पंजाब की हद तक तो बिल्कुल नून लीग मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है और एक मजबूत हुकूमत बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग पोजीशन में है कि वो पंजाब में बनाएगी। अलबत्ता मरकज में जाहिर है कि वो इत्तेहादियों की हुकूमत बनेगी और उस पर एक मशावरती और मज़ाकराती अमल जो है वो जारी है। वो उम्मीद है। अच्छा अली साहब, कल एक चीज़ हम लोगों ने और भी देखी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके 3 MNAs की जीत के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखें, वो जिस तरह से कि पहले मैंने अर्ज किया है कि सियासत में इंतशार फैलाने के लिए कोई ना कोई मोरा खड़ा किया जाता है और उसके जरिए बयानबाजी की जाती है। जिस तरह से कि एक कमिश्नर को इस्तेमाल किया गया जिसका कि आईनी तौर और कानूनी तौर के ऊपर इस इलेक्शन में कोई किरदार नहीं था और उससे एक झूठा बयान दिलवाया गया और उस पर आपको पता है कि एक इंक्वायरी भी हेल्ड हो चुकी है और उसमें जो मुतलका DRO हैं या ROs हैं उनके जो बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड किए भी गए हैं और उस पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट भेजेगी। बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला है, उस पर इस हद तक तो बात की जा सकती है कि हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कि जब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती इंक्वायरी की तब तक उसको होल्ड किया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद ये नोटिफिकेशन दोबारा बहाल हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी हुक्म नहीं है। ठीक है, उन डी नोटिफाई या उनकी रुकनीत को वो अभी खत्म नहीं किया गया। नोटिफिकेशन को मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पर स्टे दिया गया और हम अदालतों से इंसाफ की तवक्को करते हैं। वो लोग अपने हल्का की नुमाइंदगी करते हैं, अक्सरियती वोट हासिल करके जीत के आए हैं। भोंडे जो इल्जामात लगाए कमिश्नर साहब ने वो पूरी दुनिया के सामने है, वो किस तरह से लगाए, उनके लिंक्स क्या थे, उन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई की जा रही है और उनका जो अपना एज अ कमिश्नर या दीगर पोस्ट पर वो रहे जो उनका किरदार है वो भी अब खुलकर सामने आ चुका है।
तो मैं समझता हूँ कि उनको तो खुद कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा कि वो जहाँ जहाँ अपॉइंट रहे उधर उनकी कारकर्दगी क्या थी। सही, बहुत शुक्रिया आपका बली गौर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हमें अपनी राय से आगाह किया। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में मजीद सिचुएशन वाज़े हो जाए, क्योंकि 29 फरवरी को तो इजलास होना ही है और तब तक ये सब डिसाइड होना भी ज़रूरी हो गया है। अब हम कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, जिसके चौथे मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का हदफ दिया था, जिसे कोटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स की पहली जो गेंद है 20वें ओवर की उस पर ही हासिल कर लिया था। इसी पे बात करते हैं इन मैचेस पर। इस वक्त में साजिद खान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सज्जियाँ करते हैं, गहरी नज़र होती है उनकी क्रिकेट के हलकों पे, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शहरीज बहन, यकीनी तौर पर बहुत आपका कम्प्लीमेंट कहने का, यकीनी तौर पर जिस तरह आप प्रोग्राम करती हैं, जिस तरह लेके चलती हैं, ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है। और जिस तरह आपने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बात की, यकीनी तौर पर नवा एडिशन के हवाले से बात की, यकीनी तौर पर लाहौर में जिस तरह मैच खेले जा रहे हैं, मुल्तान में मैच खेले जा रहे हैं, ओवरऑल जिस तरह मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होके आए हैं, उनको क्रेडिट इसलिए मैं दूंगा, जिस तरह आप देखें फौरन ऑस्ट्रेलिया के सफीर भी आज जाके कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखा, और ये हमारी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह आपने हमेशा शहरीज फ्रंट से बात की, पाकिस्तान की बका के लिए बात की, स्पोर्ट हमारा फैशन है, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 90 एडिशन में जिस तरह लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा के दरमियान जिस तरह मैच खेला गया, लाहौर कलंदर के होम टाउन कज़ाफ़ी स्टेडियम 2 दफा की चैंपियन को चने चुपा दिए कोयटा ने, और यकीनी तौर पर एक महीने में ऐसा लग रहा था कोयटा मैच हार जाएगी, मगर जिस तरह नौजवान टैलेंटेड राफे ने जिस तरह इनिंग खेली है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान के इस फ्यूचर के खिलाड़ी की अगर हम तारीफ की जाए, ना फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, ना किसी ऐसा एक्सपीरियंस। वैसे साजिद साहब, अब नाफे की बात कर रहे हैं, बेशक उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो ये नाफे जो कि पिक ऑफ द बंच में कहूँगी, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, आगे चल के हमारे काम आ सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ये राउंड द कॉर्नर है, वैसे तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, अभी 20 में तकरीबन T20 वर्ल्ड कप जून में होने जा रहा है, तो मुझे बताइएगा कि कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं PSL में, जिस तरह नए प्लेयर्स आ रहे हैं कि उनको रखा जाए, स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए, ये मुमकिन है आगे चलकर? देखिए शहरीज, ये खूबसूरत सवाल किया, प्रोग्राम की खूबसूरती जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड कप की तैयारी से बहुत पहले, अभी वर्ल्ड कप की हमारी टीम अनाउंस नहीं की, सेंटर कॉन्टैक्ट अनाउंस नहीं की, मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज तो मौजूद है, मगर उनके साथ उनकी टीम नहीं मौजूद है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इससे अच्छा मौका नहीं है। कोई भी खिलाड़ी यकीनी तौर पर अभी पक्का नहीं है, जैसे कि आपने हमेशा बात की फ्रंट से, हारिस का जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म किया है मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, जो प्लेयर पावर जो ग्रुप बनती थी उनके गुब्बारे में से हवा निकाल दी गई। ये बता दिया गया है पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं। प्राइवेट लीग में जिस तरह लड़के खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे सकते। आज मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के लोग चर्चे क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अगर शाहिनशाह आफरीदी की बात हो, हारिस की बात करूं, क्या नसीम की बात करूं, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह की मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे हैं। तो हम ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह मेट्रो आला अपना बोल्ड न्यूज चैनल की तरफ से जो मॉर्निंग शो को रिक्वेस्ट करेंगे, मोहम्मद आमिर को फौरी तौर पर अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस ले, और पाकिस्तान जो जून में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं लाइन एंड लेंथ का ख्याल करते हुए, और विकेट टेकिंग जो बॉलिंग होती है जबरदस्त तरीके से। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगी हम लोग जहां पर नाफे की बात करें, वहां पर जहादात खान को हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने भी मेरा ख्याल है 45 रन स्कोर किए हैं और वो भी बड़ा इंप्रेसिव खेल रहे हैं, वो भी एक इमर्जिंग यंग प्लेयर है। क्या ख्याल है आपका? देखें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड का पता चलता है। यकीनी तौर पर जो जहादात खान है टेप बॉल के प्लेयर है, टेप बॉल से उनको पिक किया है, टेप बॉल के स्टार प्लेयर हैं। जिस तरह आगे उन्होंने पिंच हैट्रिक मारी है ना, जो पिंच हैट्रिक कहते हैं, जो पावर प्ले में जिस तरह हम कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट, बॉल और बैट के दरमियान जिस तरह उन्हें छक्के मारे, मैं समझता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को मौजूदा चीफ सेलेक्टर को नजर रखेंगे तो ये साफ था
फरहान को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। शाहजादा फरहान ने 250 किए, शाहजादा फरहान ने जिस तरह इस मैच में 50 किए आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, मगर इस तरह के लड़के पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती है पिक करके आते हैं। उनकी अब जितनी भी तारीफ की जाए, सात बेग की हम यहाँ जिक्र करेंगे, विकेट के बैट्समैन अंडर 19 के, और नसीम शाह के बाद उलैश शाह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, मगर उनकी भी तारीफ करना जरूरी है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में हमें यहाँ पर शादाब को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए 70 रन बनाए और 24 रन देकर 1 विकेट हासिल, 2 विकेट हासिल की। इसी तरह आप आगा सलमान ने जिस तरह इनपुट डाला है, जिस तरह मैं थोड़ा सा चाहूंगी साजिद साहब, यहाँ पर आप ना आकिब जावेद साहब की बात करें, मैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ और बड़े वो अच्छे क्रिकेटर रहे अपने वक्त के, और आजकल तो वो प्लेयर्स तलाश करने में और क्रिकेट पे बड़ा तज्जिया वो करते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने की थी जो कि मुझे खैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आज सऊद शकील ने कल ये साबित कर दिया कि जो बातें वो करते थे उनके बारे में, मैं तो उसे बॉडी शेमिंग कहूंगी, जो नहीं कहनी चाहिए किसी के बारे में, कि बोना सा हिटर है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, क्या वो खेलेगा। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल है 23 बॉलों पर 40 रन बनाए हैं, क्या जबरदस्त परफॉर्म किया है सऊद शकील ने, क्या इस पर कहेंगे आप? मेरे पास अल्फाज नहीं है शहरी, जिस तरह आप इनपुट लेके चलती हैं, प्लेयर के सवाल करती हैं, आप यकीनी था सऊद शकील ने तो मुंह बंद कर दिए। पहले मैच जो 70 रन बनाए मैन ऑफ द मैच, और दूसरे मैच में 40 रन बनाए, और पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी है तीनों फॉर्मेट खेलने की क्रिकेट में एबिलिटी। आकिब जावेद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं और हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, सऊद शकील ने यकीनी तौर पर उनके मुंह को शीशा दिखा दिया। इस तरह की बात करने से सोचना चाहिए। आकिब जावेद किसी पे तंकीद करने से पहले सोचें। ये पाकिस्तान का नहीं, 145 साल तारीख में जिस तरह के प्लेयर आए, जिसने रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच 9 एडिशन में मैच खेला। इस पर हम मत करते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा मेरे पास कम है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसी से सिलसिले को गुफ्तगू के आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। अब हम लोग क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, साजिद साहब मेरे साथ ही मौजूद है, मैं चाहूंगी वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साजिद साहब मुझे सुन सकते हैं आप? बिल्कुल सुन सकता हूं। साजिद साहब थोड़ा सा मैं चाहूंगी जरा फखर जमान पे भी बात की जाए ना। ये सवाल आपके लिए आया कि उन्हें क्या हो गया है, इतने ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने 6 रन बनाए 9 बॉलों पर। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर पर डिपेंड करती है, और पाकिस्तान से यकीनी तौर पर जो उनको मौके मिले, जिस तरह आपने न्यूजीलैंड में देखा है, जिस तरह बैट प्लानिंग से उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं, और शॉट सिलेक्शन नहीं है, उनकी जो फॉर्म उस तरह की नहीं है, उनको अब ड्रॉप कर देने चाहिए। और लाहौर कलंदर की जो हार में बड़ा अहम रोल उनका बहुत ज़्यादा है। फ़खर ने उस तरह की बैटिंग नहीं करी जिस तरह की उनकी तवक्को, बॉल उनके बैट पर आती है, मगर वो गैर जिम्मेदारी बैटिंग करते हैं। उनको तो अब पता नहीं कि से क्या कर देना चाहिए। इस तरह के प्लेयरों को इतने मौके मिलते हैं, मगर कंटिन्यू रन करने की एबिलिटी नहीं है, जहन में, माइंड में वो सेट नहीं है, शॉट सिलेक्शन उनके पास नहीं है, और सिर्फ जहनी तौर पर हम एक अल्फाज बोलते हैं पक्को पक्को वाला शॉट खेलते हैं। पक्को पक्को वाला शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, मेरिट पे खेलना चाहिए। जिस टाइप के प्लेयर हैं, जिस तरह के उन्होंने शोहरत हासिल की है, मगर वो शोहरत का कोई फायदा नहीं है जब टीम को जरूरत हो और टीम की जरूरत पे वो काम ना दिखा के। मिसाल आपके सामने मौजूद है, नौजवान टैलेंटेड साइम अयूब, मोस्ट टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है फ्यूचर के। बैटिंग स्ट्राइड की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग स्ट्राइड उसकी मौजूद है। तो इस तरह के प्लेयर पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में नजर आएंगे, तो इनको फौरी तौर पे अपनी जिम्मेदारी का एहसास इसलिए नहीं है, ये समझते हैं हम टीम में पक्के हैं। मगर जो सवाल आपने कहा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो इनकी किसी की अब जगह पक्की नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग 90 एडिशन में कारकर्दगी दिखाएं, टीम में जगह बनाएं। अच्छा, मैं एक प्लेयर की और भी बात करूंगी, हारिस रऊफ की। वो भी मुझे बहुत ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, इतने रन वो खा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। मुझे बताइएगा आप आगे, आपको पता है मैंने पहले भी बात की, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एक तरह से उसकी तैयारी चल रही है PSL के अंदर, तो क्या होना चाहिए, क्या इस हवाले से आपके व्यूज हैं?
दिमाग खराब हो गए। पाकिस्तान के दुनिया के सबसे महंगे तरीन बॉलर थे, जो वर्ल्ड कप के 9 मैच में रिकॉर्ड कायम कर दिए, इतने रन दिए। 4 ओवर के बॉलर हैं। पाकिस्तान ने उनको बी कैटेगरी का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देती है, 40 ओवर बाद उनको तनख्वाह दे। मगर साहब मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, अगर उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करते तो वो पाकिस्तान की प्लेयर पावर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ इनके साथ? इनका मेंटली तौर पर मेंटली प्रॉपर इनके दिमाग खराब कर दिए थे आकिब जावेद ने। उनको बहुत ज्यादा सर पे चला दिया था। लाहौर कलंदर ने तन तना अपने लड़कों को बनाया। पाकिस्तान में कप्तानी के लिए शहनशाह अफरीदी के लिए जिस तरह फ्रंट से लीड किया शहनशाह अफरीदी, सॉरी जो से पाकिस्तान की कप्तानी के अहल तो नहीं है जिस तरह की कप्तानी करना है फ्रंट से लीड करने की। मगर आप शहरी ये देखें, पाकिस्तान सुपर लीग में 90 एडिशन में बहुत लम्बिया फिक्री है। कोई भी कप्तान आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आ रहा। क्या बाबर की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, शदाब की बात करूं, जो अपने जितनी भी रिजवान की बात करूं, ये शान मसूद की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग में इन्होंने कप्तानी फ्रंट से करी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर तो यही सूरत हाल साजिद साहब रही ना, तो ये जो इमर्जिंग प्लेयर्स जो खुद को मनवा रहे हैं, परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, ये बहुत जल्दी इन प्लेयर्स को रिप्लेस कर लेंगे। इनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलने वाला। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने क्रिकेट पर हमें अपनी राय से आगाह की है। अब एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। 6 मकानात गिर गए हैं, 2 बच्चों समेत 4 अफराद दुख में अजल बन गए हैं, 9 जख्मी हुए हैं। शदीद बारिश के बायस पेशावर की सड़कें तालाब बन गई हैं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अपर दीर और चित्राल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से रब्ता, सड़कें बंद हो गई हैं, गाड़ियाँ फंस गई हैं। शाहराह कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके बाद सयाहों को मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया ने सयाहों को रिहाइश गाहों तक महदूद रहने की हिदायत की है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि महकमे मौसमियात क्या बता रहे हैं। बल्कि पहले नवाब शेर से बात कर रहे थे। नवाब शेर से हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर इंतज़ामिया कहाँ गायब थी, जितना पानी खड़ा हो गया, नशेबी इलाके भी भर गए, फिर हम देख रहे हैं कि सड़कें बंद हो गई, ट्रैफिक पुलिस कहाँ पर मौजूद थी, सयाहों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उस्मान खान ने भी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या रही है। जी उस्मान। जी बिल्कुल, शदीद बर्फबारी के बाद आज अपरदिर का मौसम साफ है, लेकिन बर्फबारी की वजह से अपरदिर के लोगों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। अपरदिर के जो भलाई इलाके हैं वहाँ के जो लिंक सड़क के लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी की वजह से तहाल बंद है, जिसकी वजह से लोगों के अशया खुर्दनूश की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। अपरदिर के जो भलाई इलाका वहाँ पर बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुकी है। बिजली की पोल जो है बर्फबारी की वजह से टूट गई है, तारे भी ज़मीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर चतराल मेन शहरा की बात की जाए तो आज भी चतराल मेन शहरा पर बर्फ पटाने के काम जारी है। बर्फ ज्यादा पड़ने की वजह से तहाल सफर के लिए बहाल न हो सका। अपरदिर इंतजामिया की तरफ से लवा टनल के करीब मीना खोल में फंसे मुसाफिर को भी महफूज मुकामात तक रेस्क्यू कर दी गई है। अपरदिर की इंतजामिया की तरफ से ये भी हिदायत जारी कर दी गई है कि जितनी भी सियाह और मुसाफिर लवा टनल की तरफ आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सुबह और शाम के वक्त जो है वो सफर से गुरेज करे, और जितनी भी ड्राइवर आजाद है उनको चाहिए कि वो उस चैन का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बच सके। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें सूरत हाल से आपने आगाह किया। इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि वहाँ पर जो महकमा मौसमियात है उसकी प्रेडिक्शन मौजूद थी, इंतज़ामिया कहाँ गायब थी जो इतनी सूरत हाल ख़राब हुई है। ज़ाहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर साहब बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है, क्या पानी अब भी सड़कों पर मौजूद है और इंतज़ामिया की क्या गफलत आप समझते हैं सब में? वालेकुम, असल में बिल्कुल प्रेडिक्शन भी थी और वक्तन फवक्तन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको पीडीए में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अलर्ट भी जारी करती है। लेकिन ये जो अपर एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और इस दफ़ा जब हमारी बात वहाँ पे मकामी लोगों से हो रही है, अपर चतराल के मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल बर्फ के नीचे ढके गए हैं। साथ साथ लवारी टॉप के ऊपर ये जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उसका मसला ये क्योंकि यहाँ मौसम जो है वो हर 15 मिनट के अंदर बदलता है और जो गाड़ियां मूव कर रही थी वो अचानक इंतहाई तेज बर्फबारी की वजह से वहाँ पे फंस गई और काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। बाकी जो अर्बन एरियाज है, इवन सूबाई दारुल-हुकूमत कल मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ था और बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों को पेश आई, खासतौर पर यूनिवर्सिटी टाउन और सिटी के जो इलाके हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो मैनेजमेंट है और जो इदारे हैं उनकी हम कह सकते हैं कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वो बोलता सबूत है, क्योंकि इन चीज़ों को पहले देखना चाहिए। दूसरा
अब देखिए बालाकोट हो या नॉर्दर्न एरियाज हो, वहाँ पे काफी ज्यादा इस किस्म के जो है वेदर शिफ्ट की वजह से इस दफा बड़े लेट बर्फबारी हुई है और आगे भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि इतनी लेट बर्फबारी अगर हुई है तो गर्मियों में काफी फ्लड्स का भी खतरा मौजूद रहेगा और इस हवाले से भी शायद पेशबंदी की जरूरत है क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा कि 12, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में बड़े फ्लड्स आते हैं जिससे काफी ज्यादा नुकसानात माजी में भी होते रहे हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई जाहिर साहब के जब अलर्ट मौजूद होते हैं, महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन मौजूद होती है, उसके बावजूद ये सूरत हाल बन जाना कि सयाहों को महदूद कर दिया जाए, रास्ते बंद हो जाए। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से समझ आती है कि रास्ते बंद करना पड़ते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर सूरत हाल इतनी खराब हो जाती है तो हर साल का है। देखिए जहाँ तक बालाई इलाके हैं वहाँ पे इक़दामात इतने ज्यादा हम कह सकते हैं कि बेहतर भी नहीं है। एक आध जो है वो उनके पास मशीनरी लिमिटेड होती है, फिर NHA को बुलाया जाता है क्योंकि ज्यादातर इन रोड्स के ऊपर NHA वाले काम कर रहे होते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा से, जैसे अपर दीर, लोअर दीर, बालाकोट और जो चित्राल के इलाके हैं वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को मुश्किलात होती रहती हैं। वजह बिल्कुल है, एक तो आपके पास इक्विपमेंट की कमी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो मकामी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो इंतहाई, उनका रिस्पांस बड़ा कैजुअल होता है। और दूसरा एक जो आम चीज़ है वो देखिए अलर्ट करने वाले इदारे सिर्फ अलर्ट जारी करते हैं। जैसे PDA में उसका काम मेरे लिए बस सिर्फ प्रेस रिलीज इशू करना कि जनाब महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन है, आप केयर करें। केयर अपनी जगह पे, लेकिन किसी भी कुदरती आफत से निपटने के लिए हमारे पास जितना मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज और ये तो चले जी इस पर काम होना चाहिए क्योंकि इन इलाकों में तो ये सूरत हाल हर साल हम देखते हैं और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। कुछ रिस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अब हमें बात करनी है एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, पाकिस्तान का एक कम उम्र बच्चा रेयान सिद्दीकी, जो कि इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। मुझे यकीन जानिए ऐसे बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको याद हो तो आज से 5 साल पहले आपने एक ऐसे बच्चे का जिक्र सुना होगा जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एंड्रॉयड जो डेवलपर है वो बनने का एजाज़ हासिल किया था। यानी कि वहाँ पर वो एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर का इम्तिहान उन्होंने पास किया था उस वक्त, और आज ये बच्चा 18 साल का हो गया और इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है। रेयान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रेयान, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ, वो भी इतनी छोटी सी एज में? क्या हर वक्त पढ़ते रहते हैं आप? नहीं, वो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, बस होता रहता है लाइफ में, अपने प्रायोरिटीज रख के, टाइम मैनेजमेंट, तो चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। सो हाउ डू यू फील नाउ? जो सोचा था वो अचीव कर लिया या अभी और बहुत कुछ करना बाकी है? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ है जो मेरे गोल्स हैं, वो अभी तो बहुत गोल्स क्या है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। बट सॉरी, गोल्स क्या हैं आपके, शेयर करें हमसे। गोल्स यही है कि इस फील्ड में अब जो मेरा गोल है, अब एक नाम बनाना अपनी टेक्नोलॉजी की फील्ड में। एक तो ये जब अलग शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। अब मेरा गोल है कि अब सबसे बड़ा मैं एक टेक्नोलॉजी ब्रांड बनूँ, नंबर 1 टेक्नोलॉजी ब्रांड पूरी दुनिया का। मतलब मैं अब लोगों को सिखाऊँ टेक्नोलॉजी के बारे में, बच्चों को सिखाऊँ, बड़ों को टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐप बनाना, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना एक्सेट्रा। तो अभी वन ऑफ माई गोल्स के ये चल रहा है और ये मैं अभी करता भी हूँ। मेरी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। तो अभी तो ये मेन गोल चल रहा है दुनिया में नंबर 1 टेक ब्रांड होने का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो आप ऑनलाइन साथ में सिखा भी रहे हैं, आपने यही बताया ना? सॉरी, ऑनलाइन जी, तो कब से सिखा रहे हैं आप और किस एज के बच्चों को सिखा रहे हैं? कुछ अपनी रूटीन के बारे में हमें बताइएगा, किस तरह आपका वक्त गुजर रहा है? अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, ये शुरू तो कुछ सालों पहले हुआ था। 2-3 साल पहले मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था। तो वहाँ पे फ्री में मैं मतलब लोगों को सिखाता हूँ, कोई भी, बड़े हों छोटे हों, क्योंकि मेरी खुद अपनी पर्सनल जर्नी 7 साल की उम्र में शुरू हुई थी। तो मैं ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो 7 साल के भी कर सकें और 35, 40, 50 ईयर ओल्ड भी, सबको समझ आ जाए वो कंटेंट। तो इन्फॉर्मेशन होती है अभी YouTube चैनल पे जो है फ्री, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी मेरा बहुत फोकस है, ऐप्स बनाने पे, वेबसाइट्स बनाने पे। और इन टर्म्स ऑफ डेली रूटीन अभी मेरा बस अपना काम चलता है, फिर अपने ये कंटेंट क्रिएशन जो ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे शौक है, इसका थोड़ा सा मैंने टाइम रखा हुआ है अपने दिन में अलग। अपने जिम जाने का टाइम अलग है,
अपने दोस्तों वगैरह के साथ गुजारने का अलग। अच्छा रेयान, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? मुझे बताइएगा कैसे आपको ख्याल आया कि आपको इस फील्ड में जाना है, या फिर आपका जो रुझान है, इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ इस तरफ कि आपने डिजिटल ये सब सीखना है, ये जो एंड्रॉयड डेवलपर की सर्टिफिकेशन आपने ली, कैसे सोचा कि आपने ये करनी है? ये होता था, आई मीन वी हैव टू बैक ट्रैक, अब 10-15 नहीं 12 तकरीबन साल पहले की ये बात है, जब मैं 7-8 साल का था। तो उस वक्त फैमिली प्रेशर, ऑब्वियसली माँ बार बार कह रही हैं कि कुछ कर रहे हो, दुनिया ये कर रही है, लोग बैठे घर बैठे इतने फेमस बन रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के काम, ऑनलाइन अर्निंग के उनके पास तरीके हैं लैपटॉप्स पे इस तरह। तो एक तो वो पेरेंटल प्रेशर, प्लस हम लोग उस वक्त, हमारी फैमिली पाकिस्तान से सऊदीया मूव हुई थी, तो जितने भी मेरे इंटरेक्शंस वगैरह थे सब फैमिली के अंदर होते थे, मतलब इतना कोई ख़ास बाहर जाना नहीं हो रहा, कज़न्स में खेलना मिलना, तो टाइम फिर एकदम से मेरे पास ज़्यादा आ गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी अंकल एंट्स वगैरह सब ने मुझे ऑनलाइन पे पुश किया कि ऑनलाइन कोर्सेज़ करो, नई स्किल्स वगैरह सीखो। तो मैंने फ़ोटोशॉप से शुरुआत की, अपनी फैमिली की मैं फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करता था, वहाँ से फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग पे गया, सोशल मीडिया के बारे में सीखा, फिर वेबसाइट्स बनाने पे, ऐप बनाने पे, और फिर उनमें से एक चीज़ जिस पर मैंने कमिट किया वो थी ऐप डेवलपमेंट, कि भाई एंड्रॉयड और iOS पे ऐप बनाना। तो फिर उसके अंदर हुआ था वो एंड्रॉयड सर्टिफिकेशन। अच्छा, ज़हन में माइलस्टोन क्या है, क्या सोचा हुआ है इस फील्ड में जो आप कह रहे हैं कि आपको आगे जाना है और इसी में काम करना है? अभी आपने माशाल्लाह ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से, क्या आगे कौन सी फील्ड अडॉप्ट करेंगे मास्टर्स के लिए, इसी को आगे लेके चलेंगे, कहाँ से मास्टर्स करना है, और स्पेसिफिकली ज़ाहिर है ये भी बहुत वास्ट एक फील्ड है, किस स्पेसिफिक एरिया में आप करना चाहेंगे मास्टर्स? मास्टर्स का तो अभी मेरा इतना प्लान नहीं है, बट एक जो फील्ड है जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली मतलब पाकिस्तान के स्कोप में, यहाँ कनाडा के स्कोप में एज वेल, पूरी दुनिया के स्कोप में। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी नए ये टेक टूल्स आ रहे हैं, चैट GPT की तरह, ऑनलाइन आप AI से वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो अभी ये इस फील्ड में मेरा ज़्यादा मेन फोकस है, इसी के बारे में लोगों को पढ़ाना, ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टीट्यूट में खुद इसके बारे में नई चीज़ें सीखना, अपने प्रोजेक्ट्स बनाना। तो अभी तो मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है। अच्छा, किसी ऐप पर स्पेसिफिकली आप काम करें, क्योंकि दुनिया तो आजकल बहुत एडवांस तरीके से सोच रही है, AI का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं कि आपको बस क्लिक पे सब कुछ मिल जाएगा, तो कोई ऐसी ऐप आप डेवलप कर रहे हैं जो किसी खास मकसद के लिए हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बट अभी उन पे काम चल रहा है। कुछ जो मेरे पब्लिकली, अगर आप मेरा नाम लिखें रियान सिद्दीकी RS स्टूडियोज़, जो मेरा गूगल पे का हैंडल था, तो मेरे नाम की सारी ऐपें आ जाएंगी जो मैंने बनाई हुई हैं। ज़्यादातर जो मेरी ऐप्स वगैरह बनी हुई हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनी हुई हैं, मतलब बिजनेसेस और कंपनीज़ के लिए ऑन अ प्राइवेट बेसिस, तो वो उनके नाम पे पब्लिश हैं। तो मेरे अपने पर्सनल हैं बहुत सारी ऐप्स, अभी तो हैं 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ में, मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता, बट जब एक सब लॉन्च हो, आप लोग गूगल पे नाम लिखें तो सब सामने नजर आ जाएगा। अच्छा रेयान, अब आजकल का जो दौर है उसमें देख रहे हैं कि आपने जैसे कि बताया कि 7-8 इयर्स की एज में आपने ये स्टार्ट किया था और आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कुछ प्रेशर भी था। आजकल के बच्चे तो गैजेट से निकलते ही नहीं हैं, वो तो बस छोटे होंगे तो कोकोमेलन देखेंगे, थोड़े बड़े होंगे तो बस वो सीरीज़ सुपरमैन और ये वो इस तरह की कैरेक्टर्स वाली चीज़ें वो देखते हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उन बच्चों को कि उनको किस तरह अपनी लाइफ को, ज़ाहिर है उसकी रीस्केड्यूलिंग करनी होगी ताकि वो अपना टाइम सही जगह पर लगाए, बजाय इसके कि वो आप सारा टाइम ऑनलाइन बैठे हुए स्क्रॉलिंग चल रही है बस, और डोपामाइन हाई हो रहा है और बस खुशी मिल रही है। वो मेरा भी ये जर्नी थी, मैं भी बहुत देखता था ब्लेड बेन 10 वगैरह अपने टीवी वगैरह पे। उस वक्त फ़ोन इतने नहीं थे, पर टीवी ज़्यादा थे। बट इसके लिए दो चीज़ें, एक बच्चों के लिए अलग, माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए पहले कि ये जो गैजेट्स वगैरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इससे मतलब ऑब्वियसली आप एक लिमिट्स रखें अपने बच्चों के लिए कि भाई तुम इस वक्त इस्तेमाल करते हो, लेकिन उनको टाइम भी दें ये चीज़ें एक्सप्लोर करने की, क्योंकि अब ज़माना ही है ऑनलाइन वीडियोस बनाने का, ऑनलाइन फ़ोनों पे चीज़ें बनाने का। तो हर एक बच्चे को अब ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। सबको टिकटॉक्स बनानी आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस बनानी आनी चाहिए, ऑनलाइन कोई आपको ग्राफिक बनाना है, ईमेल लिखनी है, हर चीज़ अब आनी चाहिए। तो वो अब माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन प्लस रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड करें, थोड़ा सा प्रेशर भी डालें कि भाई अच्छा तुम बार बार टिकटॉक इस्तेमाल करते रहते हो, खुद अपनी बनाओ, इस टाइप की चीज़ें हल्का हल्का उनको पुश करें। और बच्चों के लिए खुद से ये है कि ऑब्वियसली उस एज में आपका आपकी फैमिली सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, बट आप उस एज में आप जो आपको फीडबैक मिल रही है आप उसी को मतलब लेके चलते हैं। अगर माँ बाप आप बार बार कह रहे हैं कुछ करें, तो मेन एडवाइस माँ बाप के लिए है, बच्चों के लिए कम, माँ बाप के लिए ज़्यादा, कि मतलब एक उन पर रिस्ट्रिक्शंस रखें, दूसरा उनको खुद पुश करें इन एरियाज़ में। मतलब इन गैजेट्स वगैरह से घबराने की जरूरत नहीं है।
अब इसी का ज़माना है, अब इसी को सीखें और फिर इसी को कहीं आगे लेके चलें। सही। अच्छा रेयान, व्हाई यू चोज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया? क्या कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी? आपने क्यों इसी को चूज़ किया? एक क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पर रहती है कनाडा में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ की सबसे हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी है पूरे कनाडा में, तो बस मैंने कहा हम लोग यहीं पे हैं, ये भी सबसे हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है कनाडा की, तो क्यों ना यहाँ पे एडमिशन लिया जाए। सही। अच्छा, अभी जो आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप बता रहे हैं कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप किस तरह के बच्चों को देख रहे हैं कि जिनका इंटरेस्ट भी है? कौन सा एज ग्रुप है जो आपको ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और ये सीखना चाहते हैं? स्पेशली पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है यंगस्टर्स में? सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो है स्टूडेंट्स। आपके हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, मतलब आपके 16 साल की उम्र से लेके 24 तक, मतलब हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि सब लोग हैं जिनको पता है, जो दूसरों को देख रहे हैं कि भाई सब ऑनलाइन लोगों के पास तरीके हैं, सिस्टम्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के, ऑनलाइन अपने बिजनेस के। कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो भर के अपने मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, किसी ने अपना कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, स्टार्टअप एक्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़र बेस है और इंटरेस्ट है वो है इन स्टूडेंट्स एरियाज़ में। इससे पहले जो बच्चे हैं उनमें भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फंडामेंटल्स होने चाहिए, आपको बेसिक्स आने चाहिए। बट जो मेरा जो मेन फोकस होता है वो बच्चों पे भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बच्चों की उम्र में शुरू किया था 7-8 साल में, लेकिन जो मेन जो सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है स्टूडेंट एज में, और उसमें पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर भी। तो मेरा यही मेन गोल होता है कि एक गाइड बनना, एक मेंटर बनना, कि लोगों को मैं गाइड कर सकूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि मतलब क्या क्या एरियाज वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने घर बैठे सिस्टम्स अपने बनाए अर्निंग के। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच रेयान, और कीप शाइनिंग, ऐसे ही काम करते रहें और अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, बाय से फ़ख्र रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। आज 20 फरवरी है, जो कि समाजी इंसाफ यानी सोशल जस्टिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाना क्यों ज़रूरी है और इस दिन की अहमियत क्या है, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले इस दिन की तारीख़ हम जान लेते हैं। दरअसल समाजी नाइंसाफ़ियों को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 26 नवंबर 2007 को हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के इनेकाद की मंजूरी दी थी, जबकि पहली बार समाजी इंसाफ का ये आलमी दिन 20 फरवरी 2009 को मनाया गया था और इसके बाद से हर साल मनाया जा रहा है। दुनिया भर में इस दिन की ख़ास तैयारियाँ की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी समाजी इंसाफ का रुझान ज़रा कम है। तो इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि समाजी इंसाफ की अहमियत और इसकी अफादियत के बारे में लोगों को आगाही दी जाए, और इसी मौजू पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ लीगल एडवाइज़र भी हैं जो कि मौजूद है, शीमा नाम है। कैसी हैं आप? ट्रांसजेंडर हैं, कानून बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मीशा, मुझे ये बताएगा, सॉरी मैंने शीमा बोल दिया, मीशा राव। अच्छा मीशा, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, हम लोग क्यों इतना पीछे हैं जब पूरी दुनिया में ये दिन इस तरीके से मनाया जाता है कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए, लोगों को पता चले कि भाई ये फ़र्क क्यों है जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पर इससे बात ही बहुत कम होती है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हम देखते हैं फिर भी थोड़े बहुत सेमिनार्स होते हैं, बच्चों को बताया जाता है, स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, लेकिन वैसे कोई कैंपेन नहीं है आलमी सतह पर या फिर मुल्की सतह पर कोई उस तरह से हम नहीं देखते कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाए। क्यों? सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं यहाँ पर अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। आज के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम देखें कि हमारी लाइफ में रोज़मर्रा इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, हम वो चीज़ें भूल गए हैं जो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को सपोर्ट कर सकें, दूसरों की भलाई के लिए कोई हम ऐसे इक़दाम कर सकें, हम वो कर ही नहीं पा रहे। हम अपनी ज़ात में से ही आजकल निकल नहीं पा रहे, तो हम इस तरह की क्या वो इवेंट्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं, एडवोकेट हैं। मैं ख़ास तौर पर आपकी कम्युनिटी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत सरफ नज़र किया जाता है, आप लोगों को अपने हकूक़ के लिए बहुत फ़ाइट करना पड़ता है, बहुत बात करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर आपको इतना हक मिलता है कि आप भी नॉर्मल इंसानों की तरह जाकर दफातर में काम कर सकें और अपना जो आपकी स्किल्स हैं उनको शो कर सकें। आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं? पाकिस्तान में अब भी क्या वही माहौल है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है? देखें कि पाकिस्तान के अंदर
जो स्पेशली सिंध का मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छा रोल है सिंध में, ख्वाजा सराओं को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी देखा जाए तो ख्वाजा सरा हर फील्ड में हमें नज़र आ रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में, कोर्ट में, प्राइवेट सेक्टर्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में ख्वाजा सरा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमें मज़ीद और काम करने की ज़रूरत है ताकि ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है वो उभर कर सामने आ सके। सही, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी? ज़ाहिर है आपने भी मेहनत की होगी और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगी कि पहली आप ट्रांसजेंडर एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, तो अपनी उस जर्नी के बारे में जिसमें आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर आप यहाँ तक पहुँची, वो क्या रही? देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, बेशक कोई गरीब है या मिडिल क्लास है, हर इंसान अपनी परेशानियों में है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, अपनी कम्युनिटी के साथ कराची में रहने लग गई। मैंने भी कराची के इन्हीं रोडों पर 10 साल बैगिंग की, आज मैं इस मुकाम पर हूँ। फिर मैंने अभी कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है और उसके अलावा मैं कोर्ट प्रैक्टिसिंग में हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक एनजीओ चला रही हूँ, मेरी एनजीओ का नाम है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। एनजीओ बनाने का मकसद ये था कि हम ख्वाजा सराओं को सपोर्ट करें, ख्वाजा सराओं के इश्यूज़ पे काम करें, उनके लिए एजुकेशन पे काम करें। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है, ना हमें कोई इस तरह का स्टेपन्स दिया जा रहा है कि अगर ख्वाजा सरा पढ़ना चाहें या ख्वाजा सरा आगे आना चाहें तो वो कुछ कर नहीं सकते। हमारी कम्युनिटी को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना है। जब मैं घर से आई तो जब मैं कराची में आई तो इतने ज़्यादा बैरियर्स थे, हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। या तो हमें डांस करना पड़ता है या हमें बैगिंग करनी पड़ती है। हमारे लिए कोई इस तरह के पाकिस्तान में स्पेशली कराची में हमारे लिए इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे कि अगर कोई ख्वाजा सरा है उसके लिए भाई ये शेल्टर होम है या ये इदारे हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमें सपोर्ट करे। हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग किसी भी शहर से आते हैं तो वो ये सारी मुश्किलात देखते हैं जो मैंने देखी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आपने इन मुश्किलात को फेस किया होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा अपनी कम्युनिटी के लिए आप इस वक्त क्या कर रही हूँ? कि हम लोग खबरों में देखते हैं, हमेशा बहुत सारी खबरें ऐसी रिपोर्ट होती हैं कि झगड़ा हुआ, ख्वाजा सरा का कत्ल हो गया, उस पर एक वावेला होता है, बहुत हम देखते हैं कि उस पर प्रोटेस्ट भी किया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को उस तरह से इंसाफ के उसूल में भी क्या मुश्किलात का सामना होता है? देखें कि जब हम अपना घर छोड़ देते हैं तो हम बेआसरा मददगार होते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारी कम्युनिटी के कुछ चंद लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते। जब आप देखते हैं कि एक इंसान बेसहारा है तो उसका कोई भी सहारा नहीं होता। अगर हमारा मर्डर हो जाता है या हमारे साथ कोई इस तरह की ज़्यादती की जाती है तो उसको 1-2 दिन हाईलाइट किया जाता है, वो प्रॉपर कोई केस नहीं चलता। हमारे लोगों को डरा दिया जाता है, हमारे लोगों के साथ सेटलमेंट करवाई जाती है ज़बरदस्ती। तो हमारी कम्युनिटी इस तरह के मामलात में बहुत पीछे है। क्यों? हमें सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले घरों पर कब्जा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट भी होते हैं। लेकिन अब आप लोग वाकई जिसे कहते हैं ना कि बेआसरा, लेकिन ये हुकूमत है जिसको चाहिए कि आप लोगों के सर पर हाथ भी रखे और आप लोगों के लिए इस तरह के शेल्टर होम्स भी बने और काम भी किया जाए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी कम्युनिटी में से कुछ अपने ही लोग जो कि ट्रांसजेंडर्स ही हैं, जो पढ़ लिख गए और अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आपकी एनजीओ किस तरह का काम कर रही है? मेरी एनजीओ ट्रांस प्राइड सोसाइटी, हम ख्वाजा सराओं को शेल्टर दे रहे हैं। ख्वाजा सरा पाकिस्तान के किसी भी कोने से आते हैं, हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो ख्वाजा सरा कराची के अंदर पढ़ रहे हैं, हम उन्हें उनकी फ़ीस में बोचर में सपोर्ट करते हैं। जो हमारे इंडिपेंडेंट डोनर्स हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ख्वाजा सराओं के लिए क्लिनिक रन कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं? जी, एजुकेशन के लिहाज से ख्वाजा सरा पढ़ना चाहते हैं तो हम उनके एडमिशन्स करवाते हैं, उनकी फ़ीस पे करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हेल्थ के हवाले से हम हेल्थ मेंटल अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं। इसके अलावा हम ख्वाजा सराओं को राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम इस तरह के काम हमारी अच्छा, अभी हमने देखा कि केएमसी में भी कुछ जॉब्स ख्वाजा सराओं को मिली हैं, जो बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत इस हवाले से सोच रही है। पंजाब और सिंध में कोई डिफरेंस है या फिर वहाँ भी ख्याल किया जा रहा है और इस तरह से जॉब्स भी क्रिएट की जा रही हैं और बराबर हुकूक देने के लिए कुछ कोशिशें नज़र आ रही हैं? नहीं, अभी तो देखें कि माशाल्लाह पंजाब में भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर आईजी साहब ने जी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं। पंजाब के हर शहर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हैं और ख्वाजा सराओं को विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर लिया गया है। ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है ख्वाजा सराओं के लिए पंजाब में। और मैं
सिंध की गवर्नमेंट से भी यही सपोर्ट कर वो रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाएं ताकि ख्वाजा सराओं को भी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर पुलिस में रखा जाए, ताकि ये नया इनिशिएटिव होगा और ख्वाजा सराओं को पुलिस स्टेशन जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अक्सर देखते हैं कि ख्वाजा सरा पुलिस स्टेशन जाने से, अपनी एप्लीकेशंस देने से बहुत कतराते हैं, घबराते हैं। ख्वाजा सराओं को इतना नॉलेज नहीं है कि वो 15 पे कॉल करें और पुलिस को बुलाएं, अपने इश्यूज़ बताएं जो उनके साथ, उनके एरियाज़ में उनके साथ पेश आ रहे होते हैं, लेकिन ख्वाजा सर इन सारी चीज़ों से बहुत डर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात तो मैं अक्सर सोचती हूँ आप लोगों की कम्युनिटी को लेकर, आप लोगों की कम्युनिटी में वो जो गुरु कल्चर है, जी जी, जो आपके गुरु हैं वो ज़ाहिर आप लोगों की सरपरस्ती कर रहे होते हैं, वो बड़ा एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आपकी एजुकेशन को लेकर या फिर आप लोगों के हकूक़ को लेकर आप लोगों को अवेयरनेस देना या आपको बताना। भी आपने खुद कहा कि यही नहीं पता कि 15 पर कॉल करनी है, तो क्या आप ये रुझान आप लोगों की अपनी कम्युनिटी में इस तरह से आपके इस कल्चर में है कि अगर हमारे पास आ गए ख्वाजा सरा तो हमने इनकी फलाह के लिए बजाय इसके कि इनसे हम डांस करवाएं या इनसे भीख मंगवाएं, हम इनकी तालीम के लिए स्पेशली कुछ करें? आप तो खैर कर रही हैं, लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ जनरली। देखें कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको हम गुरु बोलते हैं, वो ये रोल प्ले करते हैं कि वो सोसाइटी में हमें समझा सकते हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ दे सकते हैं, लेकिन वो हमें फ़ाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी को सपोर्ट करना होता है फ़ाइनेंशियल तौर पर, वो नहीं करते। वो खुद बैगिंग कर रहे होते हैं या डांस कर रहे होते हैं, तो वो दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे? वो जो हमारे कल्चर में एक जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही है, तो सारे उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब मैं आई थी तो मैंने खुद देखा कि पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा नहीं था कराची में, ID कार्ड नहीं थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊँ तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता था। जब मैं SM लॉ कॉलेज में गई थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए एडमिशन में। कराची यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुए आपको एडमिशन में? देखिए कि लाइफ में कभी स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने नहीं देखा था कि कोई ख्वाजा सरा भी पढ़ने के लिए आए। अभी प्रॉब्लम किस किस्म का? एडमिशन नहीं मिल रहा था? एडमिशन्स में मसला होता है, हमारे पास ID कार्ड नहीं होते, हमारे पास जो हम एजुकेशन हासिल की होती है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स नहीं होते, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। अगर हम नादरा के ऑफिस में भी जाते हैं अपने ID कार्ड के लिए, हमारे साथ हमारा बहन भाई राज़ी नहीं होते जाने के लिए, हम अकेले वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर वो कहते हैं कि आप किसके साथ आए हैं, अकेले जाएंगे तो बोलेंगे अपनी फैमिली से किसी को लेकर आओ। जी जी, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ख्वाजा सराओं को होते हैं। स्पेशली अगर हमारे ID कार्ड बना दिए जाते हैं, जैसे मेरा ID कार्ड है उस पर मेरा जो जेंडर है वो X है, X बनने के बाद इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको क्रॉस ड्रेस लिया जाता है, हम दुबई सऊदीया ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि अरब अमारात कितने भी हैं तो हम वहाँ ट्रैवल ही नहीं कर सकते। ख्वाजा सराओं के लिए तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि ख्वाजा सराओं के ये इशू है, ये हम अभी तक जो हमारे बेसिक राइट्स हैं हमें वही आज तक नहीं मिल पाए। हमें अच्छे एरिया में घर नहीं मिलता, अगर हमें घर मिलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा रेंट पर मिलता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके साथ कौन रहे, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी होती है। तो ख्वाजा सर तो वैसे ही सोसाइटी में इतने मायूस हो जाते हैं। अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ईज़िली उनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, उनको तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, वो फिर जाने से कतराते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस होती है। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में ख्वाजा सराओं को इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस का सामना किया जाता है, वो पढ़ाई की तरफ ही नहीं आते। ख्वाजा सरा हैंड टू माउथ सिस्टम है, रोज़ कमाएंगे रोज़ खाएंगे। वो भीख मांग रहे हैं, वो क्या पढ़ सकेंगे? अगर वो डांस कर रहे हैं तो वो क्या पढ़ेंगे? क्या पता उनके पीछे उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी बहनें जवान हो, माँ बाप बूढ़े हों, घर का रेंट देना, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में ख्वाजा सराओं को अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो मैं तो दुआ करूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए बेहतरी करे, इनके लिए कोई इस तरह के स्टेपन्स बना दिए जाए या फंडिंग की जाए या इनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए जाएं जिनमें इनको स्किल्स सिखाई जाए, इनकी एजुकेशन पे वर्क किया जाए, इनके लिए हर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कोटा सिस्टम हो, फिर जाके मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं के लिए बेहतरी हो सकती है। वैसे आपको इस दौरे हाजिर में जो हालात और वाक़यात हैं इसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान में ये वक्त आएगा आगे चलकर? इंशाल्लाह। देखें कि निशा आज से 10 साल पहले रोडों पर बैगिंग करती थी, आज मैं एक ब्लैक कोट पहन के बैठी हुई हूँ, ये भी एक बेहतरी की निशानी है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है निशा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं शीमा कहते कहते रुक जाती हूँ, आज मुंह पे चढ़ गए मीशा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कानून ने आपकी कितनी मदद की है अपने राइट्स के लिए काम करने में, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने में? क्योंकि माशाल्लाह आप पहली एडवोकेट हैं, तो कुछ बताइएगा कि जब आप बन गई वकील कैसा महसूस हुआ और फिर फौरी तौर पर जो सोचा, एक प्लान होगा ना ज़हन में कि अब मैंने ये करना है, क्या था?
जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, पुलिस स्टेशन जाना, हॉस्पिटल्स जाना, हमारे राइट्स के लिए बात करते थे, हमारी बात सुनी नहीं जाती थी, तो मैं पढ़ती थी उस टाइम पे। फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं कोई इस तरह का प्रोफेशन लूँ जहाँ से मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकूँ। तो फिर मैं वकील बन गई। वकील बनने के बाद मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मैं बताती हूँ मैं भाई एडवोकेट हूँ, तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, मैं सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो प्रमोट भी करते हैं या मौका भी देते हैं। जी अगर अच्छे लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँचती। कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं कोर्ट में घूम रही होती हूँ, हाई कोर्ट या सिटी कोर्ट में, तो जो हमारे लॉयर्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर ख्वाहिशों के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो इजीली मुझ तक अप्रोच करते हैं। मैं उनके केसेस देखती हूँ, उनके एफआईआर हो या पुलिस स्टेशन में जाना हो या कोर्ट का कोई प्रॉब्लम हो या उन्हें नादरा के ऑफिस में कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो रब्ता करते हैं। देखो, अगर मैं वकील नहीं होती तो मेरी कम्युनिटी के लोग मुझसे रब्ता नहीं कर रहे होते, मैं उनको हेल्प नहीं कर रही होती। मैं समझती हूँ कि ये खुदा का एक तोहफ़ा है कि उसने मुझे वकालत की शक्ल में दिया और मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनी और मैं उनके राइट्स के लिए काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम आपको इस पर अप्रिशिएट करेंगे और जितना सराहा जाए वो कम है। और आपने तो अब तो एमफिल भी कर लिया है और तालीम भी माशाल्लाह आप इतने अच्छे तरीके से आगे लेकर अपनी चली है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे यूनिवर्सिटी के हवाले से बताइएगा कि जब आप पढ़ रही थी तो वहाँ पर टीचर्स का रवैया आपके साथ, माहौल वहाँ पर जिस तरह का था, स्टूडेंट्स कितना सपोर्ट करते थे, और इस सारी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगे? आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशंस भी किया जाता है। कहीं ना कहीं आज तक मुझे ये रियलाइज़ किया जाता है कि मैं थर्ड जेंडर हूँ, आज तक होता है। बेशक मैं कोर्ट में घूम रही हूँ, बेशक मैं अपने रिश्तेदारों में घूम रही हूँ, बेशक मैं अपने फ्रेंड सर्कल में हूँ या मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अभी मैं जो LLM कर रही थी, लाइफ में पहली बार मुझे, मेरे क्लासमेट भी अब ये सुन रहे होंगे, मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि पहली बार मैं लड़कियों से डिस्क्रिमिनेशंस का मुझे सामना करना। सीरियसली? हाँ, हमेशा लड़कों से होता था, हमेशा। और यूनिवर्सिटी में लड़कियों से हुआ आपको? अब की बार मुझे अपनी जो मेरी साथ जो वकील लड़कियां हैं, मुझे खूबसूरत दिखती हैं, ये वजह हो सकती है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा होता था, मैंने फील किया है लाइफ में। और मैंने अपने क्लासमेट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ये बात बताई भी कि मुझे पहली बार लड़कियों से प्रॉब्लम्स हुए हैं। हमेशा मुझे लड़कों से प्रॉब्लम्स थे, जैसे अजीब सा, मसलन के राब्ता ख़त्म कर देना या किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करना या ग्रुप बनाना, उसमें मुझे ऐड ना करना, इस तरह की चीज़ें मैंने फ़ील की हैं। मसलन अजीब सा है। मैं समझती हूँ कि एक अनपढ़ इंसान हो तो उसको तो बंदा उसके बारे में तो बात करे तो समझ में आता है। मैं समझती हूँ कि पढ़ लिख कर इतनी अच्छी ये रवैया नहीं होना। ये अच्छा, रवैया ये आपकी अपब्रिंगिंग में आपको ये चीज़ जब सिखाई जाती है ना कि ये हमसे अलग है, हाँ, तब आप ये सब करते हो जो कि नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त एक है ख्वाजा सराओं को लेकर के भी शुरू से बच्चों को भी कहा जाता है कि नहीं अब इनके पास नहीं जाना, या फिर आप इनसे बात नहीं करो, या फिर ये कुछ अलग ही लोग हैं, ये कल्चर कभी ख़त्म हो पाएगा? या फिर इसको ख़त्म करने के लिए आपके ख्याल में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो ख्वाजा सराओं के जो पेरेंट्स हैं ना, उनको उनको इस तरह के प्रोग्राम्स उनके लिए बनाए जाएं कि ताकि वो अपने बच्चों की जो ख्वाजा सरा बच्चा हो उसकी जी उनकी परवरिश अच्छे से कर सके। नॉर्मल बच्चा और ख्वाजा सरा बच्चे को एक लेवल पर ही रखें, वो उसको अपने घर से बाहर ही ना आने दें। अगर वो घर से बाहर नहीं आएगा तो वो सोसाइटी में इस तरह परेशान और जलील नहीं होगा। सेकंड, हमें चाहिए कि हम इस तरह की जो हम आपने बच्चों की बात की है कि हमारे किसी भी मसलन के हमारा जो निसाब है उसमें कोई एक चैप्टर ही नहीं है ख्वाजा सराओं के हवाले से, कोई इस तरह की स्टोरी नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, कोई अनवान नहीं दिया गया या कोई इस तरह का सेशंस नहीं स्कूलों में करवाए जाते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि ख्वाजा सरा भी इंसान है, वो भी हमारी तरह हैं, उनके सीने में भी दिल धड़कता है, वो भी उनको भी हमारी तरह दर्द होता है, उनके भी वैसे एहसासात होते हैं जिनको मजरूह नहीं करना चाहिए, वो भी हमारी तरह महसूस करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा सराओं के पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा किस्से सुने हैं इस तरह के कहा जाता है कि तुम घर से चले जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा बाप तुम्हें मार देगा। माएँ फिर भी दिल रखती हैं, ज़ाहिर है उनकी तो औलाद होती है ना, लेकिन ये जो डरावा दिया जाता है कि भाई वो भाइयों की इज्जत ख़राब होगी सोसाइटी में। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी, ख्वाजा सरा मेरे आसपास बहुत इस तरह के मेरे पास केस आए हैं कि ख्वाजा सरा भीख मांग मांग के अपनी बहन की शादी का जहेज़ बनाता है लेकिन वो शादी में नहीं जाता, माँ बाप का इलाज करवाता है लेकिन वो ईद त्यौहार पे घर नहीं जा सकता।
भाइयों की शादियां होती हैं, सारा ख़र्चा अफोर्ड करता है, ख़ुद उस शादी में नहीं जा रहा होता। ये हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए इस तरह के रोल्स बना दिए हैं। हमारी सोसाइटी हमारी फैमिली को इस तरह तंग नज़र से देखती है कि वो हमारे साथ मिलने से, हमारे साथ बैठने से गुरेज करते हैं। मैं समझती हूँ कि माँ बाप, पूरे जितने भी ख्वाजसराओं के माँ बाप सुन रहे हैं, उन्हें ख्वाजसरा नहीं चाहिए लेकिन उसका पैसा चाहिए। लेकिन फिर वो उन माँ बाप को ख्वाजसरा का पैसा क्यों चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आती कभी कभी कि जब आपको अपनी औलाद नहीं चाहिए तो उसकी जो मेहनत या पता नहीं उसने वो पैसा किस तरह कमाया होगा, वो पैसा आप लोगों को कैसे चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अल्लाह करे कि जितने इश्यूज़ आपने हाईलाइट किए हैं तो इनको भी समझा जाए, और स्पेशली जो ख्वाजा सराओं के पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझें। मैं लाजमी कहूँगी, यहाँ पर एक ख्वाजा सरा है महक मलिक, मैंने उनको बहुत उनकी वीडियोज़ देखी है सोशल मीडिया पर जो कि वायरल हो रही होती हैं, जिनमें अपने पेरेंट्स के साथ होती हैं, उनके पेरेंट्स उनको इस तरह ओन करते हैं। मैंने नहीं कभी देखा किसी ख्वाजा सरा के पेरेंट्स इस तरह साथ हों और सारी दुनिया देख रही हो। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। तो पहले पेरेंटिंग उनकी होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को उस तरह ओन करें, उनको दूसरों से अलग ना करें। बहुत शुक्रिया मीशा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और अल्लाह आपको और कामयाब करे, ऐसी अपनी कम्युनिटी के लिए आप काम करती रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हमें बात करनी है एक अफसोसनाक खबर है, दुश्मनी जो कि नस्लों से चलती आ रही है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में शादी की तकरीब में टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बालाज टीपू को कत्ल किया गया है। कत्ल केस की अब तक की तहकीकात क्या हैं, मुबैना मुलजिम की शनाख्त किस नाम से हुई है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुरम, बताएगा अभी जो पुलिस ने तहकीकात की हैं उसमें क्या वाज़े हो सका है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ कबल गुज़िस्ता जो है पेश आया था कि एक शादी की तकरीब में जो है फायरिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में अमीर बालाज टीपू जो कि टीपू ट्रकों वाला का साहबज़ादा है और वो जो है वो जाबाक हो जाता है और 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर जिना हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अमीर बालाज जो है वो जानबर नहीं हो सकता। तो अब गुज़िस्ता रोज़ जो है वो नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से जो अमीर बालाज टीपू का भाई है मनसफ बालाज, उसकी मदियत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया और मुकदमा जो है लाहौर के 2 जो बड़े बदमाश है लाहौर के, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ख्वाजा तारीफ उर्फ तिफ़ी भट्ट, जबकि ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और 4 नामालूम अफराद जो है वो शामिल किए गए मुकदमे में। पुलिस की जानिब से यही बताना है कि पुलिस जो है वो छापे भी मार रही है, जबकि हमलावर वहाँ पर शादी की तकरीब में आया था और उसकी जो शनाख्त की गई है वो भी मुजफ्फर हुसैन और शेखपुरा को जो है वो रईशा बताया जा रहा है और सास अदारे का रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो बताया जा रहा है, मुलाज़म बताया जा रहा है। अगर सैरिश इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताता चलूँ तो ये 2010 में टीपू ट्रकों वाला को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो कत्ल किया गया था। उसके बाद उसका बेटा अमीर बालाज टीपू जो है वो सामने आया था। उस वक़्त अमीर बालाज टीपू की उम्र जो है वो 16 साल थी और उसके बाद अमीर बालाज टीपू अब दोस्ती सबसे करना चाह रहा था और हमने देखा भी था कि उसकी हर तरफ जो दुश्मनियाँ थी उसको दोस्ती में जो है वो तब्दील किया जा रहा था। 3 से 4 साल कबल जो है सुहेल शौकत भट्ट और ये इस हल्के में जो है इसकी दुश्मनी जो है वो चलती थी, लेकिन वहाँ पर तमाम तर मामला जो है वो तय किए गए और इनकी एक तारीखी जो है वो जो कत्ल हुआ है। खुरम, पुलिस अपना काम कर रही है, यकीनी तौर पर कैफरे किरदार तक मुजरिमान को पहुंचाया भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आप डिटेल्स दी हैं। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं और मैं उनसे बिल्कुल आपका तारुफ़ करवाऊंगी आपसे उनका। इस वक्त मैंने बात करनी है कुछ हैप्पी मूड की, सैड मूड की, जो कि अक्सर हमारा रहता है। जिसकी कोई भी परेशानी जो हमारे जहन में चल रही हो, ज़ाहिर है उसके हमारे मूड पे बहुत सारे असरात होते हैं, लेकिन हम समटाइम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिसको देखते ही हमारा जो सैड मूड है वो अच्छे मूड में तब्दील हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन पर दौरान स्क्रॉलिंग कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी भूल जाते हैं, या फिर हम कोई ऐसी मौसीकी सुन लेते हैं जिसको सुनते कि एकदम हमें कुछ पुराना याद आ जाता है तो हम मुस्कुराने लगते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसके जो असरात हैं हमारे मूड पर,
इस पर आज हमने बात करनी है कि इस वक्त साइकोलॉजिस्ट है, NLP ट्रेनर हैं, बिस्मिल्लाह परवेज़ मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सभी की निगाह आपके इस शॉल पर है जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी, आज थोड़ा डिफरेंट करने का दिल था तो आज ये शॉल भी साथ में हमने ले लिया। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा अभी जो मैंने एक तमहीद से बताया है कि मोबाइल फ़ोन के असरात जो हमारे मूड पर है, मूड स्विंग्स हमारे जो हमारे इर्द गिर्द वालों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए, इस चीज़ का कितना किरदार है उसमें? वैसे अब हमारे साथ ही है ये जो एक डिवाइस है ना, ये हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है। अब हमारा दिन इससे स्टार्ट होता है, हमारा दिन इससे ख़त्म होता है, हर टाइम ये हमारे हाथों में ही होता है और फटाफट हम कुछ ना कुछ इस पर देख रहे होते हैं। हर चीज़ के कुछ फ़वाइद होते हैं और कुछ नुकसानात होते हैं। फ़ायदे भी बेशुमार हैं कि आपके बहुत सा जो टास्किंग है वो इसी के अंदर ही हो गया, एक किस्म का कंप्यूटर ही आपने लेके आपकी हर चीज़ इसमें चल रही है। लेकिन नुकसानात जो हैं इसके ज़ायद इस्तेमाल के वो बढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहला जो है कंट्रीब्यूटर कि हमारा जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है उसमें स्ट्रेस बहुत आ गया है, एंजाइटी बहुत आ गई है और इंसान जो है वो एंशियसनेस की जो फीलिंग है, स्टेट है, उसमें कॉन्स्टेंट रहता है। क्योंकि 2-2 मिनट बाद जो एक होता है ना कि आपको एक फटाफट आपको नोटिफिकेशन देखनी है कि कौन, किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया, किसी ने कमेंट्स तो नहीं कर दिए, किसी ने कोई मेरा व्हाट्सएप तो नहीं आ गया, तो आप कॉन्टिन्यूसली इसको चेक कर रहे होते हो। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका जो है वो असर होता है और मनफी असरात अब ज़्यादा होने लग गए हैं, जिस पे अब अवेयरनेस भी हो रही है, बात भी हो रही है। सो मोबाइल अच्छा भी है और अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाए तो वो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर भी कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा इसका जो सबसे बड़ा मैंने इफेक्ट देखा है ना, वो ये देखा है जो हम अक्सर इसी फ़ोन पर देख रहे होते हैं कि लोग ज़ाहिर है इस हवाले से बात करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं। अब वो वक्त था कि जब हम देखते थे कि इर्द गिर्द से नेबरहुड में जो रहने वाले हैं वो भी आके टाइम स्पेंड कर रहे हैं हमारे साथ। बहन भाई रात में, शाम में जब अपने कामों से वापस आ गए, मिल के बैठ रहे हैं, आपस में तबादला ख्याल हो रहा है, एक दूसरे के दुख दर्द आपस में शेयर किए जा रहे हैं, पेरेंट्स को पूछा जा रहा है। अब तो ये माहौल है कि अगर मियाँ बीवी भी एक कमरे में अकेले मौजूद है तो शौहर ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, बीवी ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, आपस में बात नहीं हो रही। जी, और अगर बात हो भी रही है तो वो ये देखो ये मैंने क्या देखा है, ये देखो ये मैंने क्या देखा है। बिल्कुल, ये कितना नेगेटिव है और इसके असरात क्या हैं? बहुत नेगेटिव है। एक तो हम जो है वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना, लोनलीनेस की फीलिंग आना। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 4 लोग, पहले आपने जिस तरह बड़ी प्यारी बात की है कि पहले लोग होते थे कम से कम डाइनिंग टेबल पे साथ बैठते होते थे, खाना खाते थे, एक टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे। लेकिन अब जो है क्योंकि बिल्कुल ही उनका एंगेजमेंट ये होती है कि वो मोबाइल फ़ोन्स पे लग जाते हैं, जिससे एक इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन, इसको आइसोलेट कर रहे हैं। आप सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना इसको, और वो आप ये लीड क्या करता है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। आपको होता है मेरे साथ सारे हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आपका हर टाइम मोबाइल फ़ोन पे होना भी एक कंट्रीब्यूटर है। देखिए जब हमारे पास कुछ फ्री टाइम हो, उसमें अगर हमने अपनी पसंद की कोई मौसीकी सुन ली, कोई किताब पढ़ ली, कुछ पैराग्राफ्स चलें जी मोबाइल पे ही पढ़ लिए, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। चलिए जी वो हमने कुछ टाइम के लिए अपनी रूह की तस्कीन के लिए हमने ये काम कर लिया। लेकिन अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि ऑल द टाइम हम ये तस्कीन हासिल कर रहे हैं ना, जिससे हमारा मूड भी चेंज हो रहा है। फिर हम कुछ ऐसा भी देख रहे हैं जो आई थिंक सो नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसे विजुअल्स हैं और स्पेशली बच्चों के लिए जो कि बहुत गलत हैं, लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे ना एक होता है ग्रेटिफिकेशन, फ़ौरन हम लोग को एक चीज़ चाहिए अपना मूड को एलिवेट करने के लिए। उसके और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इजी एक्सेस है तो इसके ऊपर हम जो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं उसके बहुत आपके ऊपर नेगेटिव असरात हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम जो है वो कांस्टेंट एक स्ट्रेस की जो फीलिंग में रहते हैं सारा दिन। और अक्सर आपने ये देखा होगा सहरिश के लोग ये कंप्लेन करते हैं, और मेरे पास भी लोग ये कंप्लेन के साथ आते हैं कि हम सारा रात नींद तो हम पूरी ले रहे हैं 6 घंटे की, 8 घंटे की, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अभी भी हमारे अंदर वो थकावट है, अभी भी हमारा माइंड जो है वो रेस्टिंग मोड पे नहीं गया, और अभी भी उसके अंदर वो जो एक कॉन्स्टेंट हमारे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, परेशानी है, थकावट है, मेंटल स्ट्रेस है। उसकी सबसे बड़ी बात जो है ये जो हमारे देख रहे हैं व्यूवर्स, उनके लिए एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि इवन आप जो है वो हमारा अक्सर आपने देखा है सहरिश, रात को जब हम सोते हैं
तो सारे कामों से फारिग होने के बाद जब बिस्तर पे लेटते हैं तब भी मोबाइल सामने रख के हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और वो वीडियोस धड़ाधड़ हम जो तो सो जाएंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे तो करते हैं। हमें ये चीज़ महसूस हो रही होती है कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड ये नहीं जानता कि वो रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट जब उसके सामने विजुअल्स आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, और जब वो ओवरलोड होता है ऑब्जर्व करनी है, और वो उसको नहीं पता कि आप रिलैक्सेशन के लिए देख रहे हो या इंफॉर्मेशन के लिए, वो तो काम समझ के सब कुछ कर रहा है, और जब वो कांस्टेंट उसको मिलता जा रहा है, डंप करता जा रहा है, उसके बाद जब सोते हैं तब भी आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट रहता है, डीप स्लीप आप नहीं ले पाते, तो अच्छा इसमें मैं बस आपको एक बात बताऊं, अब आजकल के जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली मैं उनकी बात करूंगी, वो पहले वक्त था कि जब पढ़ाई से फारिग होते थे तो बोलते थे जी हम खेलने जा रहे हैं, अब हमें खेलना है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, अब मुझे खेलना है। अब बच्चे मोबाइल मांगते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दे, मुझे गेम खेलना है, फिर वो गेम कब उस ऐप को क्लोज किया और कब दूसरी ऐप खुल गई आपको नहीं पता। पेरेंट्स को इतना विजिलेंट होने की जरूरत है, उनका वो हैप्पी डोपामिन रिलीज होता रहता है, वो देखते रहते हैं, और इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है वो ये हुई है कि आपकी कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो इतनी जल्दी वो डाइवर्ट होती है कि आप एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है स्क्रॉल करके डिफरेंट चीजें देखने की और एक्साइटेड रहने की, इंटरेस्ट आपका डेवलप रहता है। आप अब आजकल के बच्चों को देखें, वो थोड़ी देर काम करेंगे, अब नहीं हो रहा ये काम, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। उसकी भी यही वजूहात हैं। सबसे बड़ी ये कि बच्चा जो है वो बच्चा पैदा होता है 7 साल की उम्र तक जो देखता है इर्द गिर्द होते हुए वही सीख रहा होता है। आपने ये देखा है छोटा सा बच्चा होता है, इसके अंदर, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि माओ का कसूर है या कुछ है, हमारे का कसूर है, आप क्यों नहीं कहेंगी, माओ का कसूर है, माओ का कसूर है। बच्चे जब देखते हैं कि पेरेंट्स हमें टाइम देने के बजाय अपने फोन में लगे हुए हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप भी तो देख रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कसूर, इसलिए मैं उनका नहीं मान रही क्योंकि किसी ने अवेयरनेस नहीं दी कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। जब फिर आप जो है वो ऑफकोर्स आपने अपने कामों में लगे होते तो हम गैजेट्स पकड़ा देते हैं बच्चों को। गैजेट्स से पकड़ाते हैं तो पहले ये होता था हमारे टाइम में कि हमको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, कहीं गेम्स में लग जाते थे, कुछ और देखते थे। अब बच्चा जो है वो टैब पे होता है या फिर वो मोबाइल फ़ोन पे होता है, उसके सामने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो उसके एज के मुताबिक नहीं है। वो कार्टून से कब वो जो है वो ऐसे कंटेंट पे चला गया यूट्यूब पे आपको नहीं पता चलता। तो ये माँ बाप का चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि माँ बाप को भी अवेयर किया जाए कि आप बच्चे को जो चीज़ दे रहे हो कम से कम उसका रिस्ट्रिक्ट करो टाइम। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा आप उसको दे दो जिसमें वो गेम खेल ले, लेकिन बाकी उसको आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। सो द अवेयरनेस फैक्टर इज़ मिसिंग। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी थोड़ी बड़ों की भी हम बात करें ना। अब जो बड़े हैं वो इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं, उनके पास तो अवेयरनेस भी है लेकिन उसके बावजूद वो घंटों इस फोन पे गुजारते हैं, 24 घंटे उनके पास होता है। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने कामों से फ्री होने के बाद अपना फोन नहीं देखते, वो नेक्स्ट डे जब उठेंगे फिर अपना फोन देखेंगे कि भैया मेरा काम शुरू हो गया है। लेकिन अब ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, हम मेंटली इतना स्ट्रेस में है कि हमें और किसी जगह से रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम इसी में तलाश कर रहे हैं। मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं? इसके अंदर ये फैक्टर इन्वॉल्व है कि अब जब हमने कुल कायनात ही इस चीज़ को बना लिया है तो इसी के ऊपर ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इसी के ऊपर ही हम न्यूज़ भी देखते हैं, इसी के ऊपर में लगे हुए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं पहले ये तो देखिए। बिल्कुल, इससे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि सोशल मीडिया की एक लाइफ है, ठीक है सहरिश, उसके ऊपर हर कोई सैड चीज़ नहीं लगाएगा, हर बंदा अपनी परफेक्ट पिक्चर लगाएगा, फिल्टर्स के साथ पिक्चर लगाएगा, अपनी लाइफ को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाएगा। जब एक आम आदमी जब उसको देखता है तो उसके अंदर वो ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी हो, काश मैं भी यही रहन सहन रखूँ, काश मैं भी यही खाना खाऊँ, जो लाइफ वो जी रहा है वही मैं जीऊँ, या अचीवमेंट्स उसकी भी मुझे वही मिले। तो जब होता है वो एक फीलिंग ऑफ आई थिंक इसको आप ये कह रहे हैं कि आप डिप्राइव फील करना लग जाते हो, अनग्रेटफुल हो जाते हो कि यार उसकी ज़िंदगी ऐसी है, या फिर आप खुद एक दौड़ में लग जाते हो कि मुझे भी वैसा ही करना है। ये जो दौड़ है ना, और ये मोबाइल फ़ोन का ये, इसको
कैंसल आउट करने का ही टिप मैं अब देने लगी हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। एक तो स्ट्रेस भी आपका रिलीज होगा, साथ में साथ एंजाइटी के अंदर भी कमी आएगी। हमेशा याद रखें, ये पहले मेरे साथ भी मसला होता था, ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो कभी इस मसले से गुजरेंगे नहीं। ये एडिक्शन भी बनती जा रही है लोगों के लिए, मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड एवरीथिंग। इसका सबसे बेस्ट रूल है, प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसको कहते हैं 10 and 14 विंडो, 10 and 14 विंडो, ठीक है। इसके अंदर करना क्या होता है कि आम आपका जो है वो सुबह के टाइम, जब आप सुबह उठते हैं, जो ही आपकी आंख खुली, सबसे पहला हमारा काम होता है हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और उस पर सारे ईमेल्स देखते हैं और हमें लगता है कि हम वो तो अपने आप को वो कर रहे हैं ना, अपडेट कर रहे हैं। आपने अपना मोबाइल 1 घंटे तक हाथ भी नहीं लगाना। जब आप उठेंगे आपका 1 घंटे तक वो टाइम आप देख लें। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, बल्कि आप और काम कर सकते हैं जिसके अंदर आप तैयार हो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर लें उस टाइम पे, नेचर के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो इंटरेक्शन में आए। पहला घंटा आपका ये होगा। उसके बाद आपने जो काम करना है वो करें। वो 1 घंटा आपकी जो है वो क्लिनजिंग फेज होता है, जिसमें आप अपने आप को हर उस खबर से, बुरी खबर, अच्छी खबर से दूर रख रहे हो। वो क्लिनजिंग फेज हो गया। अब रात के टाइम आ जाता है। अब दिन में तो हम कुछ इस तरह शायद ना कर पाएं, लेकिन रात को क्या होता है, रात में आपने ये करना है कि रात में सोने से 1 घंटा पहले आपने अपने मोबाइल को बिल्कुल ऑफ कर देना है, साइलेंट कर देना है, ऑफ कर दें, नोटिफिकेशन को आप जो है वो ड्रॉप कर दें और बिल्कुल साइड पे रख दें। यानी कि आपकी वाइब्रेशन के बिना पता चले, वाइब्रेशन बिना, बल्कि आपके वो एक्सेस में ही नहीं होना चाहिए। ऐसा लेटे हुए हैं तो साथ में टेबल पे पड़ा है, नहीं, आपका कहीं और मोबाइल हो ताकि आपको उठ के भी देखने वाला वो जो एक अर्ज होती है वो खत्म हो जाए। आपने 1 घंटा सोने से पहले कुछ भी नहीं देखना, नेटफ्लिक्स भी नहीं देखना, कोई ड्रामे भी नहीं देखने, कोई आपने स्क्रोलिंग भी नहीं करनी टिकटॉक की। और आपका वो जो है ना, आपका माइंड, जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपका माइंड जो है वो शट ऑफ, वो जो मोड पे होता है वो उस वक्त हो रहा होता है। उस टाइम पे आपने कुछ उसको नहीं दिखाना, आप सो जाएं। ये आप एक दफ़ा करके देखें कि सुबह की विंडो 1 घंटे की और रात को सोने से पहले 1 घंटे की, और आप 8 घंटे की नींद लेके देखें। ये आपके टोटल कितना हो गया डिटॉक्स? 10 घंटे का डिटॉक्स हो गया। कोई आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं हुआ कि यार मैंने दिन के अंदर इसको किया है। 10 घंटे के डिटॉक्स के बाद आप अपनी लाइफ में इसको 1 हफ्ता करके देखें, आपका स्ट्रेस होगा, आप बहुत लाइट फील करेंगे, मेंटली खुद को बहुत रिलैक्स फील। बहुत अच्छी बातें बिस्मिल्लाह ने बताई हैं और इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और अक्सर होता है ना, सुबह उठा नहीं जाता, वो इसलिए नहीं उठा जाता कि आप डीप स्लीप में जाते ही इतना लेट है कि फिर आपसे उठा नहीं जाता, क्योंकि आप फ़ोन देखते रहते हैं। आपके दिमाग की विंडोज़ को शट डाउन होने में टाइम लगता है और फिर जाहिर है आपको उठना भी फ़ौरन होता है। तो इस तरह इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह मेरे साथ हैं, इस वक्त मुझे उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि प्रेडिक्शन देती हैं, और उनसा आजकल बड़े काम किए हैं क्योंकि हमारी हुकूमत साजी का अमल इस वक्त अपने मराहिल में है, मुकम्मल नहीं हुआ। तो उनसा को वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उनसा मुझे बताइएगा, ये राब्ते आपस में हो रहे हैं, कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ तो हो गई पीटीआई, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के मामलात हैं कि तय होके नहीं दे रहे, कौन वज़ीर आज़म आ रहा है, क्या सूरत हाल रहने वाली है, ज़रा कार्ड्स देख के बताइएगा। जी, मामलात तो तय हो रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि अब थोड़ा सा एक जोर पकड़ा जा रहा है। पहले चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन अब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होती हुई जाएंगी, क्लैरिटी मिलती हुई जाएगी। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेफाक करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी होगी। बाकी पीटीआई वाले जो है वो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, हो सकता है पोजीशन में बैठे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हुकूमत में तो देखिए यहाँ पर देखिए मामलात, मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो एक दूसरे में ये लोग कुछ ना कुछ जो है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ, और क्या ये 3 साल 2 साल वाला फॉर्मूला होगा या जो आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, और अगर आएगा तो इन दोनों में से कौन आएगा? देखिए, मैंने लास्ट शो में भी आपको कहा था, दोनों का नाम लिया था, ज़्यादा चांसेस, हालांकि 3 आप लोगों ने ऑप्शंस दिए थे, नवाज शरीफ भी कहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था नवाज शरीफ के चांसेस नहीं है। और आज भी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि ये शहबाज शरीफ साहब के लिए कार्ड है।
क्वीन का कार्ड होता है। फिर 5 years और 3 years शहबाज शरीफ? नहीं, 3 years। अच्छा 3 years, लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है जी। अच्छा, ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी या फिर 5 साल तो वो कंप्लीट करती हुई नजर नहीं आ रही। ये गवर्नमेंट जो भी बनाए, लेकिन ये वक्ती होगा। पीटीआई ऑपोजिशन में बैठती देख रही हैं या फिर हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो भी आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड है तो अपोजिशन में बैठेंगी पीटीआई। मुझे हुकूमत में नहीं बैठती हुई नजर आ रही पीटीआई। महंगाई मजीद बढ़ेगी या कम होगी? महंगाई जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कम होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी जब ये चीजें मामला सेटल होंगे, तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो बेहतर होगा। पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस के हवाले से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ट्रेडिंग होगी, ये सूरत हाल चेंज होगी। जैसे ही हुकूमत बनेगी उसके फौरी बाद आगे रमजान आ रहा है, इसका मतलब है रमजान में आग लगी होगी, लोगों के लिए रोजे रखना मुश्किल हो जाएगा। इंसान यहाँ पर देखिए ना, डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड जो है वो बहुत महंगाई आगे बढ़ रही है। आप एक काम करें, अपनी गड्डी में से इस कार्ड को निकाल दें। काश ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। मैं तो जो होगा वो नजर आएगा, वो मैं बताऊंगी, चाहे वो जो है वो तकलीफ का क्यों ना हो। लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्पेशली रमजान में तो बहुत बुरी सूरत है। इस दफा इसका मतलब ये है कि जो लोग ईद मिलन पार्टियां थ्रो करते हैं जरा सोच समझ के करेंगे कि महंगाई बहुत होने वाली है। अच्छा उनसे जरा पाकिस्तानियों का ये हफ्ता अगला, बल्कि अभी तो बाकी है पूरा हफ्ता, कैसा रहने वाला है, जरा क्विकली हमें बता दें। हाँ, एरीज की बात करते हैं। एरीज वालों के आने वाले हफ्ते में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, आसपास इनके नेगेटिविटी है तो केयरफुल रहना चाहिए। लोग ऐसे हैं इनके आसपास जो बहुत हसद करते हैं, जादू टोना, इस तरह के मामलात एरीज वालों के साथ रहेंगे। इसकी वजह से उनके मामलात में रुकावटें, डिलेज हो सकते हैं, तो एहतियात करना चाहिए। टॉरस वालों के लिए हफ्ता बड़ा चैलेंजेस वाला होगा, बहुत मसरूफ होगा, कोई भी काम उनका जो है वो आसानी से नहीं होगा, स्ट्रगल रहेगी, चैलेंज रहेगा, रुकावटें आएंगी। जेमिनाई की बात करते हैं, कोई नया काम शुरू हो सकता है, कोई नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, तो नई बिगनिंग नजर आ रही है, न्यू बिगनिंग एनर्जी नजर आ रही है जेमिनाई के लिए। तो इस वीक में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। कैंसर वाले जो हैं उनके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर हिम्मत करेंगे, अपनी विल पावर इस्तेमाल करेंगे तो वो रुकावटों पे कंट्रोल कर सकते हैं। लियो जो है वो उनको जो भी फैसला करना है इस हफ्ते कोई फैसला लेंगे, चाहे शादी से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए और बहुत बैलेंस करें अपने आप को। और वर्गो वाले इंडिसाइसिव रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, अपने काम को लेके डबल माइंडेड हो सकते हैं, दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लिब्रा वाले जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा लिब्रा वालों के साथ, मतलब कुछ अचानक से ट्रैवल पर चले गए और जो है वो शादी हो गई, अचानक कोई जॉब आपने मुझे भी अचानक से भेज दें कहीं पे। हाँ, मुझे भी अचानक से कहीं भेज दें आप घूमने के लिए। अचानक से भेज दें सबको, ही अचानक पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अच्छा, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, रोमांटिक कार्ड है, तो आप ट्रैवल का कार्ड भी है और किसी दोस्त के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है, एक्स वापस आ सकता है और घर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली टाइम स्कॉर्पियंस का है, शादी के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, किसी के साथ अगर एज अ बिजनेस पार्टनरशिप करें तो वो भी उनके लिए अच्छी रहेगी। सेजिटेरियस वाले थोड़ा सा डरे हुए हैं अपनी सेहत को लेके, अपनी सेहत को बहुत देखना है, ख्याल रखना है। अगर छोटा मोटा भी कोई इशू है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, सेहत का खास ख्याल रखना है। कैप्रिकॉर्न वाले जो है पेशेंस रखें और बहुत जल्द कैप्रिकॉर्न की लाइफ में खुशी आने वाली, हैप्पीनेस, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी काम को लेके, किसी भी मामलात को लेके आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक्वेरियस वाले जो हैं यहाँ पर अचीवमेंट लग रही है, प्रमोशन हो सकती है, फेम मिल सकता है, कामयाबी मिल रही है, शादी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं एक्वेरियस वालों के। पाइसेस वाले जो हैं उनके कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है तो फेवर उनको मिल सकता है, कोई पुरानी चीज़ जो है वो उनकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है, कोई पुराना लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई पुराना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पुरानी जॉब से उनको ऑफर आ सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया बुनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। करें कि अच्छा हो, और ये जो महंगाई की बातें आपने की है ना, कुछ कार्ड्स बदल जाएं, डेवल का कार्ड निकल जाए, अच्छे कार्ड आ जाएं, वो पेंटिकल्स वाले, कप्स वाले ना जो अच्छे कार्ड होते हैं, क्वीन किंग वाले वो निकल आए। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाजरीन, होप सो आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात आपसे अब कल होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।